हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्रों में से प्रश्न पत्र 2010। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अपना प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2010 का द्वितीय प्रश्न पत्र। जरा गौर करेंगे प्रश्नों पर। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? तो कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास पहली बात अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त, कैसे प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हैं। ठीक है, अष्टछाप के 8 कवि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जिसमें से 4 वल्लभ आचार्य के हैं, 4 विठल नाथ के शिष्य हैं। ठीक, तो ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, जायसीकृत पद्मावत क्या है? ठीक है, तो जायसीकृत पद्मावत एक रूपक काव्य है। जायसी की रचना है पद्मावत, जो एक रूपक काव्य है। ठीक, अगली पंक्ति है, ध्यान दें, पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी काव्य पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई की पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक, फिर पंक्ति है, ध्यान दें, अमिये हलाहल मद भरे, अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, जेही चितवत एक बार किसकी पंक्ति है? तो रसलीन की पंक्ति है। रसलीन की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसलीन की पंक्ति। अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। ठीक, फिर है अगला प्रश्न, बरवई रामायण। बरवई रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है बरवई रामायण। ठीक है, वहीं बात करें बरवई नायिका भेद, तो ये किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है बरवई नायिका भेद। ध्यान रखेंगे, बरवई रामायण तुलसीदास की रचना है, बरवई नायिका भेद रहीम की रचना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, गौर करिए जरा, भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो स्थायी भावों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र में क्या रस सूत्र है? तो भरत मुनि का रस सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति ही। ठीक है, तो ये इनका रस सूत्र है जिसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बाकी विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, ठीक है, इनका उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है? साधारणीकरण। अभी हमने क्या पढ़ा? भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, बल्कि किसका उल्लेख है? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है साधारणीकरण। साधारणीकरण संकल्पना, शब्दों पर ध्यान दें, संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भट्टनायक। भट्टनायक साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता हैं। फिर है शब्द की द्व्यर्थी योजना। शब्द की द्व्यर्थी योजना से अलंकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, यानी कौन सा अलंकार होता है? शब्द की द्व्यर्थी, मानो कोई शब्द है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, ऐसी योजना से जिस अलंकार की उत्पत्ति होती है, तो वह अलंकार कौन सा है? ध्यान रखें, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जिसके प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य कुंतक। किसके? वक्रोक्ति अलंकार के। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें,
यहाँ पर है काशिका। काशिका किसे कहा गया है? तो बनारस की बोली को काशिका कहते हैं। बनारस की बोली को काशिका कहते हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, उड़िया, बंगला, असमिया तथा कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार कहाँ? दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं द्रविड़ परिवार की भाषा। ठीक है, हमारे जो पूरी भारत भाषा परिवार हैं, लगभग 5 भाषा परिवार है, 5-6 वैसे तो बहुत है। ठीक है, मुख्य रूप से 5 है। ठीक है, तो जिसमें से एक भारोपीय भी है। ठीक, आप मेरे घटना चक्र के जो भाषा और बोलियों वाला वीडियो है, मैंने उसमें क्लियर बताई हैं सारी चीजें, आप उसे देख लें। ठीक है, तो आपको सारे भाषा परिवार और उनकी बोली भाषाएं सब पता चल जाएंगी। ठीक, तो जरा ध्यान दें, उड़िया, बंगला, असमिया तथा कन्नड़, इनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ है। कौन सी? कन्नड़, याद रखें। बाकी उड़िया, बांग्ला, असमिया, ठीक है, ये सभी किस में आती हैं? ये सभी आती हैं दोस्तों आपकी मगही में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मगही या मागधी में। ठीक है, मागधी अपभ्रंश की बोलियां हैं। ठीक, तो ध्यान दें। फिर है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। फिर है अगला प्रश्न, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब। ठीक है, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब। ये पंक्ति ऐसे है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? सब ये है मुक्तिबोध जी की पंक्ति। गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी पंक्ति है। ठीक, फिर है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो याद रखें, ये एक जीवनी है, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। किसकी? विष्णु प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा। ठीक है, शरद चंद्र इसमें क्या है? शरद चंद्र को आधार बनाकर लिखी गई जीवनी है आवारा मसीहा। किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। फिर है अगला प्रश्न, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो ध्यान रहे, मेरा परिवार। मेरा परिवार एक रेखा चित्र संकलन है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है और पशु पक्षियों पर लिखित रेखा चित्र है। ठीक है, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है रस मीमांसा। रस मीमांसा। फिर है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। फिर है न्यूनिया। न्यूनिया एक उपन्यास है जिसके पात्र कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया है, एक बार फिर से सुने। न्यूनिया क्या है? न्यूनिया पात्र है। यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र हैं? तो ध्यान रहे, बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसकी पात्र है न्यूनिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया है ये। किसमें? PGT एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। किससे? ब्राह्मी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, ठीक है, ये किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठेले पर हिमालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, निबंध विधा। फिर है बंदे वाणी विनायकौ। बंदे वाणी विनायकौ, यह निबंध संकलन इसके रचयिता कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है निबंध संकलन वंदे वाणी
विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। फिर है अगला प्रश्न, ध्यान दें, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कालखंड की दृष्टि से देखें, सबसे पहले रानी केतकी की कहानी कब आई? 1803 ईस्वी। फिर आई उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था 1915 में, ठीक है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशा अल्लाह खां की कहानी है, ठीक है, कहानी ध्यान रखें 1803, उसने कहा था 1915 ईस्वी। फिर है शरणागत, कब आई? 1918 ईस्वी में, शरणागत। फिर है तिरिच, ठीक है, तिरिच कहानी कब आई? 1986 ईस्वी में, तिरिच, ठीक है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले रानी केतकी की कहानी 1803, फिर है उसने कहा था 1915 ईस्वी। फिर है शरणागत, ठीक है, शरणागत कब आई? 1918 ईस्वी में, ठीक। फिर है तिरिच, तिरिच किसकी है ये? 1986 ईस्वी में आई, ठीक है। यह भी मुझे नाम भूल रही हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप अभी सिर्फ याद रखें कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ कुछ रेखा चित्र हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ठीक है। इन सब की डिटेल में वीडियो मैंने अपने रामबाण संकलन के अंतर्गत बना रखी है, तो आपके पास अगर समय हो तो दोस्तों प्रश्न पत्र हल करने के बाद एक बार वो वीडियोस जरूर देख लें। जिन प्रश्नों में आपको समस्या हो रही है उससे संबंधित वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि परमानेंट चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है। जरा ध्यान दें, सबसे पहले अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र कब आया रेखा चित्र? 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। फिर है माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र किसका है ये? महादेवी वर्मा का। फिर है माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें, 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी। फिर है अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं, ये कब आया? 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी में, अमिट रेखाएं, ठीक। फिर है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये कब आया रेखा चित्र? तो ध्यान रहे 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से सुने, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है अनामिका, कब आई? 1923 ईस्वी, अनामिका 1923 ईस्वी। फिर है परिमल 1930 ईस्वी, लगभग 7 साल बाद, ठीक है। तो सबसे पहले अनामिका, फिर परिमल 7 साल बाद यानी 1930 ईस्वी। फिर है गीतिका, गीतिका बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखें, गीतिका किसकी रचना है? निराला की रचना है, कब आई? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी, ठीक है। फिर है कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, 1943 में आई हुई रचना है, 1943 ईस्वी। तो ध्यान रखें, अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी 6 साल बाद, फिर कुकुरमुत्ता 1943 ईस्वी, ठीक है, 1943 ईस्वी। तो यानी कि लगभग 7वें साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद यानी 7वें साल में, ठीक है। तो ये निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें दोस्तों, क्या है प्रश्न? आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलन दिया गया है, तो जरा गौर करें। सबसे पहले आचार्य भट्ट लोलट, कौन? भट्ट लोलट, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, क्या है? उत्पत्तिवाद। फिर है आचार्य शंकुक, जिनका सिद्धांत है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, ठीक है। फिर है भट्ट नायक जी, भट्ट नायक आचार्य, जिनका सिद्धांत है भुक्तिवाद, भुक्तिवाद, याद रखेंगे। फिर है आचार्य अभिनव
गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, जिनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दें। सबसे पहले भट्टलोलट, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। ठीक है, फिर है शंकुक, इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। ठीक है, फिर है भट्टनायक, इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद। फिर है अभिनव गुप्त जी, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। और ये सभी क्या है? ये उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, ये सभी रस सिद्धांत की व्याख्या, आचार्य भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है उसकी व्याख्या इन्होंने की है इन सिद्धांतों के नाम से। तो ये कुछ आचार्य हैं और इन आचार्यों के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो जो निष्पत्ति है, ठीक है, उसकी व्याख्या इन्होंने की है इन सिद्धांतों के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। जरा गौर करेंगे, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। क्या है? यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में मुक्तिवाद दिया गया है। तो ये जो प्रश्न पत्र में प्रश्न है इसमें मुक्तिवाद दिया गया है, जबकि मुक्तिवाद नहीं होता। क्या होता है? प्रश्न विकल्प के अनुसार भुक्तिवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भुक्तिवाद होना चाहिए, जिसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्टनायक हैं। भट्टनायक हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भट्टनायक प्रवर्तक आचार्य हैं भुक्तिवाद के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे, ध्यान दें। यहाँ कुछ ग्रंथकार हैं और ग्रंथ हैं। ठीक है, पाश्चात्य ग्रंथकार और ग्रंथ। तो सबसे पहले इलियट, इलियट की रचना है दी वेस्ट लैंड। दी वेस्ट लैंड किसकी रचना है? टीएस इलियट की। फिर है वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स। कौन सी? लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, फिर है लॉन्जाइनस, लॉन्गिनस लिखा हुआ है, लॉन्जाइनस पढ़ते हैं, तो दोनों में से कुछ भी नाम आए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो लॉन्गिनस या लॉन्जाइनस। ठीक है, इनकी रचना है पेरियुप्सिस, पेरियुप्सिस। ठीक है, फिर है अरस्तु, अरस्तु की रचना है पेरिपोइटिकेस। ठीक है, पेरिपोइटिकेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसकी रचना है? अरस्तु की। एक बार फिर से सुने, इलियट की रचना दी वेस्ट लैंड, फिर है वर्ड्सवर्थ, इनकी रचना लिरिकल बैलेड्स। फिर है लॉन्जाइनस, लॉन्जाइनस की रचना है पेरियुप्सिस। कौन सी? पेरियुप्सिस। फिर है अरस्तु, अरस्तु की रचना कौन सी है? तो पेरिपोइटिका। ठीक है, सॉरी, पेरिपोइटिकेस। ठीक है, पेरिपोइटिकेस। ठीक, तो ध्यान रखें, आप मेरे देख सकते हैं मैंने 15-15 सेकंड के या 1 मिनट के कुछ वीडियोस डाले हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें और रचनाकार, उसमें आप चले जाएं, उनमें आपको बहुत ही कम समय में आपको ये सारे रचनाकार और उनकी रचनाएं मिल जाएंगी। दोस्तों वे वही रचनाएं हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वो सारी उनमें से ली गई रचनाएं हैं। तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, परमानेंट अगर चीजें आपको माइंड में फिक्स करनी है तो। ठीक है, जरा ध्यान दें, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सुमेलन है। ध्यान दें, यहाँ कुछ रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं। सबसे पहले अज्ञे, अज्ञे की रचना है संवत्सर, संवत्सर किसकी रचना है? अज्ञे की। फिर है किशन पटनायक जी, किशन पटनायक जी, इनकी रचना है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, किसकी रचना है? किशन पटनायक जी की रचना है। फिर है केदारनाथ सिंह जी, केदारनाथ सिंह जी, इनकी रचना है कब्रस्तान में पंचायत, कब्रस्तान में पंचायत, किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह जी की रचना है। फिर है अनामिका, अनामिका की रचना है, ध्यान दें, स्त्रीत्व मानचित्र, स्त्रीत्व मानचित्र। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले अज्ञे जिनकी रचना है संवत्सर, फिर है किशन पटनायक जी, इनकी रचना है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, फिर है केदारनाथ सिंह जी की रचना कब्रस्तान में पंचायत, फिर है अनामिका, इनकी रचना स्त्रीत्व मानचित्र। ठीक है, तो सभी रचनाकार और रचनाएं याद रखें दोस्तों।
अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, यहाँ कुछ कवि हैं और उनकी कृति। तो सबसे पहले केदारनाथ सिंह जी, इनकी कृति है अकाल में सारस। किसकी? केदारनाथ सिंह जी की, 2 बार रिपीट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है, अकाल में सारस। फिर है ज्ञानेंद्र पति जी, ज्ञानेंद्र पति की कृति है संशय आत्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्ञानेंद्र पति की कृति है संशय आत्मा, याद रखेंगे। फिर है भारत भूषण अग्रवाल जी, इनकी कृति है अग्नि लीक, अग्नि लीक किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की कृति है अग्नि लीक। फिर है कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण जी, इनकी कृति है आत्मजयी, आत्मजयी। सभी की सभी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले केदारनाथ सिंह जी की कृति अकाल में सारस, फिर ज्ञानेंद्र पति जी की कृति संशय आत्मा, फिर है भारत भूषण अग्रवाल की कृति अग्नि लीक, फिर है कुंवर नारायण की कृति आत्मजयी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सुमेलन है, संपादक हैं और कुछ पत्रिका। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, तो जरा ध्यान दें, संपादक हैं और पत्रिकाएं हैं, तो गौर करें। सबसे पहले अखिलेश जी, अखिलेश जी संपादक हैं तद्भव पत्रिका के, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश जी। फिर है नमिता सिंह, नमिता सिंह संपादक हैं किसकी? वर्तमान साहित्य पत्रिका की, वर्तमान साहित्य पत्रिका की संपादक हैं नमिता सिंह। फिर है राजेंद्र कुमार जी, जो कि संपादक हैं किसके? बहुवचन पत्रिका के, राजेंद्र कुमार जी, बहुवचन पत्रिका। ध्यान रहे, राजेंद्र कुमार अलग हैं, राजेंद्र यादव अलग हैं। राजेंद्र कुमार संपादक हैं बहुवचन पत्रिका के, और जो राजेंद्र यादव जी थे वे संपादक थे हंस पत्रिका के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, और वर्तमान में अगर बात करें तो अशोक मिश्र जी, वर्तमान में अशोक मिश्र जी बहुवचन पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले अखिलेश जी तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, फिर है नमिता सिंह जी जो कि वर्तमान साहित्य पत्रिका की संपादक हैं, फिर है राजेंद्र कुमार जी जो कि बहुवचन पत्रिका के संपादक हैं रहे हैं, और वर्तमान में बात करें तो अशोक मिश्र जी बहुवचन पत्रिका के संपादक हैं। और इनके बाद है प्रभाकर श्रोत्रिय। कौन? प्रभाकर श्रोत्रिय। ये किसके संपादक हैं? तो पत्रिका है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह इसके संपादक हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। ठीक है, प्रभाकर श्रोत्रिय पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों अब देखते हैं एक नोट, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। नोट है, प्रश्न काल में राजेंद्र कुमार बहुवचन पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, प्रश्न काल में राजेंद्र कुमार कौन थे? तो यहाँ पर दिए गए हैं बहुवचन पत्रिका के संपादक। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में इसी पत्रिका के संपादक की, तो वर्तमान में अशोक मिश्र जी, अशोक मिश्र जी इस पत्रिका के संपादक हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखें कुछ कहानी है और कहानीकार। तो सबसे पहले कहानी है सदगति जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। फिर है कहानी बिसाती जिसके कहानीकार हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, किसके कहानीकार? कहानी बिसाती के। फिर है कहानी दो बांके, दो बांके किसकी है ये कहानी? ध्यान रखें, भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बांके। ठीक है, ये अभी DSSB PGT के एग्जाम में भी पूछी गई थी। ठीक है, दो बांके कहानी किसकी है? तो आप बताएंगे भगवती चरण वर्मा जी की। फिर है पाजेब कहानी, पाजेब कहानी किसकी है? ये जैनेन्द्र की कहानी है। ठीक है, पाजेब कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की कहानी है। तो एक बार फिर से सुने, कहानी सदगति जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। फिर है बिसाती, कहानीकार हैं प्रसाद। फिर है कहानी दो बांके, भगवती चरण वर्मा। फिर है कहानी पाजेब यानी जैनेन्द्र, जैनेन्द्र की कहानी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर कुछ सुमेलित पंक्तियां हैं और उनके कवि, तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले है ए, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश। इसके कवि हैं रसखान। रसखान की पंक्ति है शेष महेश गणेश दिनेश, ठीक है। फिर है बी, क्या है पंक्ति, मन लेत पै देत छटांक नहीं, मन लेत पै देत छटांक नहीं, तो ये किसकी है, घनानंद की पंक्तियां हैं। फिर है जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ठीक है। तो दोस्तों ये किसकी पंक्ति है, तो ये सूरदास की पंक्ति है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ठीक है। तो ये वो है, ये पंक्ति है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेनो हो तो लेऊ, कुछ इस तरह की पंक्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जैसे उड़ी जहाज को पंछी किसकी पंक्ति है, सूरदास की। फिर है ऑप्शन डी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है। तो ध्यान रहे, शेष महेश गणेश दिनेश जिसकी पंक्ति है, जिसके कवि हैं रसखान। फिर है लेत, मन लेत पै देत छटांक नहीं, इस किसकी पंक्ति है, घनानंद की। फिर है जैसे उड़ी जहाज को पंछी, किसकी पंक्ति है, सूरदास जी की। फिर है गिरा अनयन नयन बिनु बानी, किसकी पंक्ति है, तुलसीदास जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ रचना है और विदा पूछी गई है, तो ध्यान दें। शब्द और मनुष्य, शब्द और मनुष्य किस विधा की रचना है, तो ये एक आलोचना है। शब्द और मनुष्य किसकी आलोचना है, ये यहाँ पर नहीं पता, ठीक है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। तो शब्द और मनुष्य आलोचना है, क्या है, आलोचना। फिर है काशी का 80, काशी का 80 उपन्यास है, ठीक है। क्या है ये, उपन्यास है। तो दोस्तों क्या जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, विधाएं पूछ ली गई हैं। तो ध्यान दें, एग्जामिनर किसी भी दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। फिर है अगला प्रश्न, अगली रचना इला। इला क्या है, इला एक नाटक है। फिर है पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, यात्रा वृतांत है। क्या है, यात्रा वृतांत। तो ध्यान रहे, शब्द और मनुष्य आलोचना है, काशी का 80 एक उपन्यास है। फिर है इला एक नाटक है। फिर है पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है प्रश्न, उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलन दिया गया है। तो जरा एक बार देखते हैं क्या है। तो यहाँ कुछ उपन्यास हैं और पात्र हैं। तो सबसे पहले उपन्यास रंगभूमि, किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसकी पात्र है सोफिया। कौन, सोफिया। फिर यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, जिसकी पात्र है तारा, और एक पात्र है डॉक्टर प्रशांत, याद रखेंगे उपन्यास में, ठीक है। फिर है उपन्यास जैनेन्द्र का त्यागपत्र, त्यागपत्र जिसकी पात्र है कौन, मृणाल या मृणालिनी, ठीक है। दोनों ही नाम याद रखेंगे, दोनों तरह से नाम पूछा गया है, ठीक। तो त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, जिसकी पात्र है मृणाल। फिर है अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, ये किसका उपन्यास है। तो याद रहे, उपन्यासकार अभी मुझे याद नहीं है, ठीक। पात्र है इसकी नीलिमा, कौन, नीलिमा, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे, जहां तक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का उपन्यास है। तो आपको पता हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दें, ठीक है। तो ध्यान रखें, कंफर्म नहीं है ये ऑप्शन डी, तो आप ध्यान रखें, बाकी तीनों के सही रचनाकार बताए हैं मैंने, ठीक। तो रंगभूमि, इसके पात्र हैं सोफिया। झूठा सच उपन्यास, जिसकी पात्र है तारा। त्यागपत्र उपन्यास, जिसकी पात्र है मृणाल। फिर है अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, तो इसकी पात्र है नीलिमा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी उपन्यास और उनके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें, यहाँ कुछ पात्र हैं और नाटक हैं, तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले पात्र है देवसेना। देवसेना किसकी पात्र है, स्कंदगुप्त नाटक की। नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। फिर है
पात्र विशु, विशु किसके पात्र हैं? तो नाटक कोणार्क के, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है कोणार्क, जिसके पात्र हैं विशु, याद रखें। फिर है गांधारी, गांधारी पात्र है किसकी? अंधा युग, धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, इसकी पात्र हैं गांधारी, ठीक है। फिर है सावित्री, सावित्री किसकी पात्र है? तो मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, जिसकी पात्र हैं सावित्री, मोहन राकेश, ठीक है। तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों। देवसेना पात्र है स्कंदगुप्त की, फिर है विशु पात्र है कोणार्क नाटक के, फिर है गांधारी ये पात्र है अंधायुग नाटक की, फिर है सावित्री ये पात्र है आधे अधूरे नाटक की, किसकी? आधे अधूरे नाटक की। तो ये कुछ पात्र थे और उनके नाटक, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।